सीए दिव्यांग किंतु समर्थ आपणक परी मो परी तांकर शरीर रे पूर्णता न थाई पारे किंतु तांको कार्य रे तांको लक्ष्य रे संपूर्ण पूर्णता रही एवं तांकर पाद न थाई पारे किंतु सफलता तांको पाद छुईछि। मु एमिति जणे व्यक्तित्व कथा कहूँ कमलेश पटेल आपण ना बहुत शुणी आजिका दिनर सबुठारु भाइराल जदि किए थांती से होछंती कमलेश पटेल। डांस दुनियार जेते जेते दिग्गज अछंती समस्ते तांकर प्रशंसार सतमुख एवं आमे तांकु ओडिशा रे पाइछे बहुत बड़ कथा बहुत गर्वर कथा एवं सबु यंग सेंसेशन रो से जेतु आइडल से जेतु आदर्श निश्चित भाव में तांको सहित आज आलोचना करिबा अनेक आदर्शमूलक कथा उपर आलोचना करिबा तांकर जो इंस्पिरेशन तांकोटू जो इंस्पिरेशन आमे पाइबा आज निहाती पक्षरे तांको सहित आलोचना माध्यम रे पाइबा। तो पहले आपको स्वागत करना चाहूँगा अर्गस न्यूज़ में। कमलेश जी कुछ बोलेंगे आप दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जगन्नाथ, क्योंकि पूरी भारतवर्ष की बहुत ही पवित्र भूमि ऐसी उड़ीसा के अंदर जहाँ जगन्नाथ विराजमान हो, ऐसे पूरी शहर में आज मैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। गुरु दक्षिणा करके कार्यक्रम है, इसमें आज मेरी प्रस्तुति है और अर्गस न्यूज़ के माध्यम जितने भी हमारे व्यूवर्स हो उनको भी मेरा दिल से जय जगन्नाथ। कहा जाता है कि संघर्ष की जो जितनी ज़्यादा होती है जब संघर्ष सफलता की सूरज उतनी तेज चमकता है। तो बताइए आपकी रास्ता कैसा रहा? मैं जीवन में एक शेर को लेके बहुत ही आगे बढ़ा हूँ। वो शेर है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर इंसान का विल पावर, अगर इंसान का आत्मविश्वास अगर वो मजबूत होता है तो इनके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो मुसीबत पीछे हट जाती है। बस इसके लिए हमें सबसे बड़ा हमारा विल पावर, हमें हमारा कॉन्फिडेंस को मजबूत करना पड़ता है। आप जगन्नाथ भूमि में हैं, कुछ विषय में हम तो बात करेंगे, उससे पहले ये बात करेंगे कि आप जगन्नाथ भूमि में हैं। श्री मंदिर आप पहले भी दर्शन कर चुके हैं। श्री मंदिर में जाकर यहाँ की जो व्यवस्था है स्पेशल एबल लोगों के लिए वो कितना डेवलप है और क्या क्या होना चाहिए, पहले इस विषय में जानेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं और उन जो स्पेशल एबल है जिनको देखना जो दर्शन के लिए इच्छुक होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? आपने सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एज ए सोशल ये क्वेश्चन है। तो एज ए डिसेबल पर्सन मैं बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेस में जाता हूँ एज ए भगवान जी के दर्शन करने के लिए। जैसे शिरडी में जाता हूँ, तिरुपति बालाजी वगैरह में बहुत सी बड़े बड़े टेम्पल्स में जाता हूँ। जगन्नाथ जी में मैं पहले आया था, बट मैं अकेले जगन्नाथ मंदिर के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन इंडिया के जो बड़े बड़े टेम्पल्स है वहाँ पे दिव्यांगों के लिए एक अलग सा आयोजन होना चाहिए। आज मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है या कोई मुझे कंधे पे उठा के लेके जाता है। अगर वो सिस्टम, मैं ये बोलता हूँ कि वो एज ए प्राइवेट सेक्टर में भी यही चीज़ है। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया में मैं कहीं शो करने जाता हूँ, अमेरिका है, लंदन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, छोटी से छोटी कंट्री जहाँ होती है वहाँ पे डिसेबल को एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी बात कि वहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे डिसेबल के लिए एक अलग से व्यवस्था होती है। वो आज तक मैंने अपने इंडिया में नहीं देखी। लेकिन ऐसे भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर से उनको जो भी उनके पदाधिकारी है, उनके ट्रस्टगण है, इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डिसेबल जो होता है आप, क्योंकि वो अकेला अगर वो बेचारा डिसेबल कैसे मंदिर की इतनी भीड़ में और जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए बहुत से डिसेबल लोग उत्सुक होते हैं, लेकिन कई बार भीड़ को देख के या व्यवस्था होने के बावजूद वो बेचारे नहीं आ पाते। क्योंकि मैं जब पहली बार आया था मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ के जा चुका था वहाँ पे, लेकिन अब मैं जाऊँगा शायद तो शायद वहाँ पे चेंजेस शायद मुझे देखने को मिलेगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ के जितने भी ट्रस्ट मंडल है, जितने में यहाँ की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्पेशली आप डिसेबल के लिए ऐसी व्यवस्था करें, चाहे वो कौन सी भी फिजिकली डिसेबल हो, लेकिन वो आराम से वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए। तो वो व्यवस्था करना, क्योंकि हमें बाहर के देश को देख के भी हमें बहुत कुछ इम्प्रूव करना जरूरी है। बहुत बड़ी बात आपने कही और
आगे तो रैंप व्यवस्था हो रहा है दिव्यांगों के लिए। आशा करेंगे कि आपकी बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे सुधार लाएंगे। और जैसे कि हम बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा, जो आगे की आप जैसे जो संघर्ष की बात आप करते हैं, जो हमेशा करते रहते हैं, आज भी किए हैं, और अब बोल रहे थे कि विल पावर ये जो होता है तब ये जाके एक लोग जाता है, आगे जाता है। तो आप तो अभी आगे जा चुके हैं, हम जैसे जानते हैं लोग बहुत सारे आपकी फैंस हैं, और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हुआ ये कैसा हुआ, पैदाइशी हुआ और ये कैसे हुआ। बहुत सारे इंटरव्यू में आप कह चुके हैं, फिर भी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम के माध्यम में वो दिखाएंगे कि एक लोग मतलब ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करके, कैसे मैनेज करके, कैसे जाके सफलता में पहुंच जाता है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त दोबारा ज़रूर मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जब 5 साल का था उस वक्त मुझे ये पैरालिसिस हो चुका था। डॉक्टर ने गलत वेन में इंजेक्शन लगा दिया था। इसके बाद मुझे उसी दिन सेम डे से मेरे जो लेफ्ट लेग की जो ब्लड जो नस थी वो नस मेरी टोटली डैमेज हो गई, ब्लड सर्कुलेशन टोटली बंद हो गया था। इसके बाद दूसरे दिन पता चला कि भाई उनको जैसे लकवा जैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मना बोल दिया, भाई मेरी ये गलती नहीं है, आप किसी को बड़े अस्पताल में लेके जाओ। आज मेरी एज 44 है, तो उस टाइम पे 5 साल की उम्र में तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा पोलियो का अवेयरनेस भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने जिस तरह से इधर उधर से करके कहीं 1986 के बाद की बात कर रहा हूँ, ये होगा मेरा बॉर्न 1986 का है, तो ये 91 की ये बात है। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी था ही नहीं हमारे देश में, छोटे छोटे क्लिनिक थे। तो वहाँ पे मम्मी पापा के इधर उधर कहीं लेके गए, कहीं एसएससी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, बट सभी लोगों ने मना बोल दिया था कि भाई उनको पैरालिसिस हो चुका है, पर इनकी कोई ट्रीटमेंट है नहीं। फिर भी मम्मी पापा ने हिम्मत नहीं आ रही, उनसे जो भी होता था आयुर्वेदिक भी उपचार करें उनके घर पे, क्योंकि हमारी फाइनेंस सिचुएशन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि अदर स्टेट में लेके जाए भी, कहीं वो लोग मेरी ट्रीटमेंट कराए। धीरे धीरे मेरे मॉम डैड ने मुझे पढ़ाया, गरीबी ने वो जीवन निकाला। धीरे धीरे मैं समझने लगा, एक समझने की उम्र में पहुंचा। जब छोटा था स्कूल में जाता था, अभी तो मैं व्हीलचेयर पे था, उस समय मैं घिसरते मैं बैठे चलता था, तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। बच्चे मुझे जब चलता था बच्चे मुझको देख के हंसते थे। बट मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ। ये जो सब हुआ जो आप बोल रहे हैं, क्या ये डॉक्टरों की भूल के वजह से हुआ? सर, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, मैं किसी की भूल नहीं मानता हूँ। भगवान किसी न किसी हमारी सक्सेस में या विफलता में एक जो जरिया बोलते हैं जरिया बनाता है। तो मैं डॉक्टर की उन पे वो नहीं बोलती कि डॉक्टर की वजह से मेरे ये, हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर की वजह, लेकिन मैं मानता हूँ कि भगवान ने किसी को निमित्त बनाया मेरी ये लाइफ में। लेकिन एक इंजेक्शन की गलती की वजह से ऐसा हो गया था। एक इंजेक्शन लगाया था, इसके बाद मुझे ये हो गया था। बट मैं वो चीज़ नहीं मानूँ, क्योंकि आज भी कई मरीजों ऐसे हैं जो गलत इंजेक्शन के वजह से मृत्यु मुख में भी जाते हैं। वो ऐसे सर बहुत सारे केसेस भी होते हैं कि ऐसे लो, और वो डॉक्टर पे एक्शन होना भी चाहिए। और आज की तारीख में इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, फिर भी ऐसी गलती करते हो, तो ये मैं तो मानता हूँ कि ये डॉक्टर की गलती होनी चाहिए कि आप इतना फीस लेने के बाद, इतना कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद आप ऐसी गलती करते हो, इतना नॉलेज देने के बाद भी, तो फिर ये गलती डॉक्टर की होती है। बट मेरे टाइम पे, मेरे केस में ये चीज़ मानता था कि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि भगवान जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। जगन्नाथ जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। अच्छा। क्योंकि अगर शायद मैं डिसेबल नहीं होता, अगर शायद वो डॉक्टर मेरी लाइफ में निमित्त नहीं बनता, अगर मैं नॉर्मली एबल पर्सन होता, तो शायद मैं कहीं छोटी मोटी जॉब करता होता। मैं सिर्फ छोटी मोटी जॉब करता था, तो शायद आज मुझे अलग से पहचान नहीं होती। भगवान की देन समझते हैं हम। तो शायद मैं और आप ऐसे ये इतने बड़े चैनल में मैं शायद आपको इंटरव्यू नहीं दे पाता। बट हमेशा लाइफ में ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आपने लाइफ में नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव होती जाएगी। अच्छा। तो मैं हमेशा ये मेरी डिसेबिलिटी को मैंने प्लस पॉइंट बनाया। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बट धीरे धीरे मैं समझने लगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कि जब कोई इंसान एक विकलांग बन जाता है, जिसके पैर नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होते, किसी की आंखें नहीं होती है, तो इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। वो
मैंने अपने आप में वो समझा। कभी कभी शिकायत नहीं हुआ भगवान से? क्यों ऐसे तो किताबों में कहा जाता है कि मेरा गम कितना कम है, दुनिया में इतना गम है, लेकिन जो गम को झेलता है, जो परिस्थितियों को झेलता है, वो समझता है कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत कुछ है। आप कभी ऐसे मतलब समझते हैं, ऐसे कभी धिक्कार करे हैं आपकी जीवन को, कभी शिकायत किए हैं भगवान के पास, या फिर ऐसे ही चलते जाए बस? नहीं सर, मैं ये बात तो मैं पूरे दावे से और कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भगवान से शिकायत नहीं की। मैं 2 टाइम मेरी पूजा पाठ रहता है, कभी भी नहीं। मैं जब भी भगवान के मंदिर में जाता हूँ उनका शुक्रगुजार मानता हूँ, क्योंकि इसी वजह से नहीं करना चाहिए कि सर देखो, हमें मनुष्य जन्म ऐसे इजीली नहीं मिलता है। कितने जन्मों के बाद, कितनी योनियों में के जाने के बाद हमें एक अच्छा मनुष्य जन्म मिलता है। तो भगवान ने इतना खूबसूरत मनुष्य, जो हमने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी है, तो हमें इनके लिए भगवान को ऊपर से शुक्रगुजार करना है कि भगवान आपने हमें मनुष्य जन्म दिया। लेकिन मनुष्य जन्म देने के बाद अगर ये मुझे डिफिकल्टी दी है तो इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर मैं पहले ही बोला, अगर मैं ये मान के बैठ जाता कि भगवान ने मेरे पैर ले लिया, मैं क्या करूँगा, आप मेरे जैसे समाज वाले लोग मुझे दया की नजर से, यार बेचारा विकलांग हो गया, बेचारा विकलांग हो गया। जो नॉर्मल लेवल लोग होते हैं, फिर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो सपने देखते हैं वो पूरा भी नहीं होता है, आपकी फेर भी नहीं है, पर आप उड़ान भर रहे हैं, सपनों की उड़ान भर रहे हैं और देशों की उड़ान भर रहे हैं। हम सोच रहे हैं अभी यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, प्लान कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। आप कितने सारे देशों में उड़ रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, भारतीय जो मूल धारा है, विचारधारा है, उसको पहुंचाते हैं, और विलिंग पावर जो आप बोल रहे थे उसे पहुंचाते हैं। ये तो अजब गजब की बात है। ये जो शुरुआत हुई, मतलब मैं डांस की बारे में पूछ रहा हूँ, आप डांस से ही ये सब किया, वो कैसे शुरू हुआ और ये जो धारा था वो कैसा रहा? बस मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि सर देखो, सपने 2 तरह के होते हैं, एक खुली आँख के सपने और रात को हम सोते वो बंद आँख के सपने। लेकिन मैं हमेशा खुली आँख के सपने देखता हूँ। जो इंसान खुली आँख के सपने देखना शुरू करता है ना, तो लाइफ में हमेशा वो अपने सपनों को साकार करता है। तो मैंने जैसे ही बोला आपको कि जब ये एक विकलांगता के बारे में मैंने समझा, समाज एक विकलांग के बारे में क्या सोचता था, समाज एक विकलांग को सिंपैथी की नज़र से देखता था, एक दया भाव की नज़र से देखता था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे दया की नज़र से देखे। आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंट वेबल। भगवान ने मुझे अलग प्रकार का इंसान बनाया है। जैसे आपने अष्टावक्र मुनि को देखा होगा, जिसके 8 सभी अंग उसके आड़े टेढ़े से, फिर भी आज उन्होंने पूरा वो किया था। तो मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानता हूँ। एक चीज़ मानता हूँ कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। अगर शायद नॉर्मल बना था, शायद मैं छोटी मोटी जॉब करता, बट मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करने लगा। हाँ, डांस का शौक था। जब लोग डांस करते थे, जब मैं स्कूल में, जब बच्चों को जब स्कूल में नाचते थे, जब स्ट्रीट पे लोग डांस करते थे छोटे मोटे, जब गणेशोत्सव होता था हमारे वहाँ पे, तब लोग नाचते थे। तो मुझे भी एक अंदाज के साथ आज मैं भी उनकी तरह मैं नाच पाता था, मैं नाच सकता था। बट एक ही चीज़ मानता हूँ कि आज चलो कोई नहीं, भगवान ने जो कि अच्छा किया, शायद मेरे लिए कुछ और अच्छा होगा। बट किसी ने कहा है ना कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बस इसके लिए आपको सपने देखने हैं। आप हर बात में भगवान की नाम ले रहे हैं, कभी मिराकल देखे हैं या ऐसे ही विश्वास पे अड़े हैं? मैं ये करता हूँ, यही भगवान है सर। अच्छा। क्योंकि आर्टिस्ट ऐसे नहीं बनता है, जिसके पास गॉड गिफ्ट होते हैं वही बनता है, आर्टिस्ट बनता है। आर्टिस्ट को इजीली नहीं बनता है। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा ब्लेस मानता हूँ कि मैं हर बार मेरे 24 घंटे मेरे मुंह पे आप मनोमन मेरे भगवान का ही नाम रटन रहता है। कहीं ना कहीं मैं भगवान का नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ नहीं देने के बावजूद बहुत कुछ दे दिया। आज की फातला में लोग प्यार के लिए तड़पते हैं, और आज भगवान ने मुझे इतने लाखों लोगों का मुझे प्यार दिया है। लोग अभी उसमें भी जाएंगे कि जो पर्सनल लाइफ वो कैसा चल रहा है। आप डिसेबल है, स्पेशल लेवल है, लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो तो सक्षम है। फिर भी आप दोनों का जोड़ी जो रहता है, हम कई जोड़ियाँ होते हैं, दोनों एक लेवल के होते हैं, फिर भी जोड़ी आगे जाता नहीं है। आपकी लाइफ कैसे चल रहा है? पहले मैं डांस की बात कर लूँ सर, क्योंकि वो टॉपिक पूरा अलग है। तो सर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं मैं आज कि मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा। अगर आपका गोल, अगर आपका विजन अगर क्लियर है तो ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है।
बट इसके लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। और दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता, ना मैं मोटिवेट कर पाऊंगा, ना कोई बड़ा मोटिवेट स्पीकर मोटिवेट कर। जब तक खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तो दुनिया का कोई स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लाखों लोगों के लिए, यूथ के लिए एक मैं मोटिवेशन बनूं, एक इंस्पिरेशन बनूं। और मेरे जैसे फिजिकली चैलेंज को मैसेज देना चाहता था कि इंसान शरीर से अपाहिज नहीं होता है, लेकिन इंसान अपने मन से अपाहिज होता है। अगर अपना मन मजबूत है तो इंसान लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो मैंने ये सोचा कि ये लोग पैरों से डांस करते, तो मैं क्यों ना कोशिश करूँ मैं अपने हाथों से, क्योंकि भगवान ने पैर की ताकत मुझे हाथ में दे दी। क्योंकि हाथ में वो वाला फील आ रहा था कि कोई नाचते थे ना, मेरे हाथ ऐसे पैर से जगह मेरे हाथ थिरकने लगते थे। तो ऐसे हम लोग गणेश उत्सव चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे दोस्त लोग, हम वही जैसे अपना मंडप होता है ना, पांडाल होता है, पांडाल में बैठे थे, तो मैंने बातों बातों में दोनों पैर अपने कंधों पे डाल दिए और मैं एकदम से हाथों के बल में खड़ा हो गया। और मैं गणपति बाबा को बहुत मानता हूँ, क्योंकि जिस टाइम बात कर रही है तो आप मिराकल के बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं गणपति बाबा को बहुत मानता हूँ, क्योंकि जब पहली बार गणेश तो मैं पूरे बैठे बैठे पूरे गणेश मंडप को मैं अकेला साफ करता था। गणपति के आजू बाजू या पांडाल वो पूरा मैं अकेला क्लीन करता था। मैं ऊपर वाले को बहुत मानता, आज जो मैं कुछ भी भगवान की बदौलत। फिर ऐसी ही बातों मैंने पैर डाल दिए, फिर मैं ऐसे ऐसे डांस करने लगा। फिर मेरे जो दोस्त लागे वो भी सोचने लगे यार ये तो हाथों में ना, और पहले अपने शादी बारात में नाचते, ऐसे में ऐसे सिंपल डांस करता था। फिर एक साल निकल गया, फिर मेरे को अंदर से और इंटरेस्ट आया। तो उस टाइम पे मेरे घर पे एक छोटा सा पोर्टेबल टीवी था, शायद आपको पता है वो पुराने के टाइम पे पोर्टेबल टीवी। तो उस टाइम पे मिथुन दा के ऐसे सब गाने चलते, तो मैं बैठे बैठे ऐसे में झुमा करता था, यार मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि कमलेश जी बड़ौदा में एक डांस क्लास है मनु थापा करके, जहाँ पे डांस सिखाते हैं। तो बोले कि आप एक बार होकर आपको डांस सीखना है। हम बातों बातों कि यार मुझे डांस सीखना है, ताकि बड़ौदा में बड़ौदा में उस टाइम पे एक ही क्लास चलता था। तो मेरे पास गवर्नमेंट ने वो 3 पहियों वाली 3 चक्का वाली ट्राईसाइकिल थी, तो वो बस में गया और मैं ट्राईसाइकिल लेके सर के पास गया वहाँ पे। तो और वो भी क्लास मेरे 5th फ्लोर पे थे, जिस तरह से अपना साइकिल उस तरह 5th फ्लोर पे। और उस टाइम में मैं बैठे बैठे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। फिर बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर क्लास ख़त्म हुआ, मैंने सर से बात किया कि वो जो दोस्त था उन्होंने कि सर इनको डांस सीखना था, यार इनके पैर नहीं, वो कैसे डांस कर पाएंगे। तो सर ने बोला कि यार तुम्हारे साथ डांस में, क्योंकि आज हम 2 पैरों से भी डांस करना इतना दिक्कत हो रही है, स्टेप्स क्रिएट करना, तो तुम हाथों से कैसे कर पाओगे। मैंने कहा सर देखो मैं आपको थोड़ा 2-3 स्टेप करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना, जज करना कि मैं आगे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने 2-3 स्टेप वगैरह सर को दिखाया, तो सर को भी शौक लगा कि यार तू ऐसे कैसे इजीली कर सकता है। फिर धीरे 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 मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया, माने सर। फिर मैं डेली ट्राईसाइकिल लेके जाता था, 5th फ्लोर पे चढ़ता था, वापस आता था घर पे। मेरे घर पे पता ही नहीं था कि मैं डांस क्लास में जा रहा हूँ। ऐसा घर पे किसी को पता ही नहीं था। छुप कर ये मैं जा रहा था, छुप कर ही जा रहा था, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत इंटरेस्ट था। और मुझे उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, मैं यार कुछ ना कुछ लाइफ में मुझे बनना है। और मुझे गोल बना दिया था कि मैं इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्लास डेली में धीरे धीरे 10-15 दिन 20 दिन, और सर उस टाइम में मेरे पास फीस नहीं ले रहे। फिर वहाँ पे भी एक दया की नज़र आई। फिर सर फीस नहीं ले रहे थे और सर को पैरों से सिखाना और मैं हाथों से करना बहुत दिक्कत हो रही थी कोरियोग्राफी करने में। वो जो केमिस्ट्री होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, तो सर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो सर उस टाइम पे मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मुझे लगा कि सर फीस नहीं दे रहा हूँ, फीस नहीं ले रहे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इतने ज़्यादा थे तो मैं उनको फीस अफोर्ड कर पाऊँ। तो फीस नहीं ले रहे थे, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं ऐसे कॉर्नर में मैं बैठा रहता था। जो बच्चों को सिखा रहे थे मैं अपने हिसाब से मैं प्रैक्टिस किया करता, जो उनको सिखाते मैं अपने। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ कि हमारी लाइफ में गुरु होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े गुरु हम हैं। गुरु हमारे अंदर ही बैठा है। जिस तरह से आपने महाभारत में एकलव्य को देखा होगा कि उन्होंने आचार्य की मूर्ति बना के, उनकी मूर्ति के नाम से ही उनको देख के उन्होंने पूरा धनुर्वेद सीखा था। तो मैंने जो कि हर एक इंसान अपने आप में एकलव्य बन सकता है। क्यों? और ये चीज़ से एक मैसेज भी है कि हमें लाइफ में किसी पे डिपेंडेबल नहीं रहना है। हमें लाइफ में अगर वो एक अच्छे कोरियोग्राफर बन सकते हैं तो हमारे अंदर वो एबिलिटी, हम भी कोरियोग्राफर बन सकते हैं। क्योंकि कोई ऊपर से सीख के तो आता है नहीं। आप भी कहीं एंकरिंग करते हो, कहीं शूट करते हो, आप भी तो कहीं के अपने आप ही धीरे धीरे एबल के, वो भी कहीं ऊपर से सीख के नहीं आते। तो मैंने वो चीज़ के लेके मैंने अपने आप को एबल किया, मैंने अपने आप को क्रिएट किया कि मैं ये कोरियोग्राफी कर सकता हूँ धीरे धीरे। फिर मैं घर पे जाके वो कोरियोग्राफी मैं रात को करता था, सीखता था। ऐसा 1-1.5-2 महीना हुआ मैं अपने हिसाब प्रैक्टिस करता था। जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करता था, एक सर का एक एनुअल फंक्शन था।
वो सर उनको मीटिंग के लिए, भाई आपके डांस क्लास के मेरे को 2-3 डांस चाहिए। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था वो सर ने बोला कि यार वो लड़का अच्छा कर रहा है। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था हाथों पे, उनको भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार ये लोगों को देखेंगे तो मजा आएगा ऐसा। कोई ऐसा कर सकता है क्या? हाँ, तो सर को बोला कि यार ये लड़कियों के एक डांस करवाना आप मेरे प्रोग्राम में। तो ठीक है, फिर बोला कि इस कमरे से ये तारीख को तुम मेरे साथ आना, तुम्हारा एक डांस करवा देंगे। और उस टाइम में सर ने कोरियोग्राफी नहीं की थी। उस टाइम में मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना था बारबी गर्ल का, बम बम बॉडी लेट्स गो बॉडी। वो वाला गाना मैंने खुद कोरियोग्राफी किया था और कॉस्ट्यूम में मैंने घर पे ही बनाए थे। वो टी शर्ट वगैरह सब काट फूट के वो मैंने बनाया था। सर बिलीव जिस दिन मैं ग्रीन रूम में था, मेरी एंट्री जब होने वाली थी कि स्टेज सब अच्छे अच्छे बच्चे डांस कर रहे थे, इतनी सारी ऑडियंस थी। और वहाँ पे एक बार थोड़ा सा फियरनेस जैसा लगा कि थोड़ा सा फियर कि यार इतनी सारी ऑडियंस में जाना है, पहली बार परफॉर्मेंस देना है। तो जब फिर अपने आप में मैंने वो एबल किया था कि मैं डरूँ किसके लिए, मैं डरूँ किस चीज़ के लिए। अगर डांस अच्छा करूँगा, अगर बुरा करूँगा तो वो तो मुझे अपने आप को सेटिस्फाई, मुझे दुनिया को सेटिस्फाई नहीं करना है। सबसे पहला डर की यही चीज़ है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि जब मैं डांस सीख रहा था ना, तब भी लोग बोल रहे थे क्लास में, मजाक उड़ रहे क्या लंगड़े तेरे पैर नहीं तो कैसे डांस कर पाएगा वो। अगर मैं लोगों की बात सुनता तो आज मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। जब मैं पहली बार वो स्टेज पर अपने डर, अपने फियर को ख़त्म करके जब परफॉर्मेंस, जब लोगों ने पूरे डांस में क्लैपिंग किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वही डांस मेरा वंस मोर हुआ, दोबारा वो डांस किया, तब मैंने लोगों का रिव्यू देखा। जब लोग मुझे ग्रीन रूम में मिलने आते, तब मुझे मेरी लाइफ का विज़न पता चला कि मैं अपना फ्यूचर इसी फील्ड में बनाऊंगा। और सबसे बड़ा विज़न मेरा ये था ये फील्ड में आने का कि मैं ये डांस के जरिए लोगों को मैं जिंदा करना चाहिए। जो मरे हुए, जो मन से मरे हुए, मैं उन लोगों को जिंदा। जो आज मेरा मैसेज जो था डिसेबल लोगों के लिए, नॉर्मल की जो आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम अ डिफरेंट पीपल। अच्छा, ये जो मेरा मैसेज लोगों तक के, इंसान दया का, जो विकलांग दया का पात्र नहीं है। अगर आप उनको प्लेटफॉर्म दोगे, अगर आप उनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो बंदा आगे बहुत कुछ पर आगे जो यात्रा रहा उसमें परिवार साथ दिए कि नहीं, पढ़ाई किए या फिर डांस पे ही फोकस किए? नहीं, इसके बाद सर मेरे मॉम डैड इसीलिए चिंतित थे। मेरे मॉम डैड हर बार अपने आप में ब्लेम करते थे कि भाई हमारी काश बच्चे को अस्पताल नहीं लेके जाते तो आज ये प्रॉब्लम ना, तो हमारा बच्चा 2 पैरों पे चल पाता। वो अपने आप में कोस रहे थे। बट मैं हर बार अपने मम्मी पापा को मैं मोटिवेट करता था खुद कि इसमें आप निमित्त बनो या डॉक्टर निमित्त, कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए, शायद मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचा होगा। मैं उनको यही समझा था। लेकिन जब भी मैं घर पे रहता तो कई बार देखो, एक माँ बाप है, एक ऐसे हंसते खेलते बच्चों को सडनली ऐसा हो जाए तो उनकी आंखों में एक इमोशन आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। वो भी चाहते थे कि आप डांस करें या फिर चाहते थे कि आप कोई कोटा वगैरह यूज करके पढ़ाई करके नौकरी वगैरह करें? वो तो सर वही चाहते थे। वो बोल रहे कि हमें तुम्हारी कमाई का एक पैसा भी नहीं चाहिए, बट तुम हमारी आंखों के सामने रहो, हमारे जितनी होगी तेरी सेवा करेंगे, तुम ऐसे मेहनत मत करो। जब लोगों का रिस्पॉन्स देखा, जब लोग मिलने आते थे मुझे, जब मेरे गांव में मेरे बारे में पता किया कॉम्प्लेक्स ने आज ऐसा ऐसा डांस किया, तो मेरे मम्मी पापा को धीरे धीरे अच्छा लगे। फिर भी वो मना बोल रहे कि नहीं तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में तुमको दिक्कत तो होने ही वाली है। तो इसी तरह से वो देख रहे थे। बट फिर धीरे धीरे मैंने उनको मोटिवेट किया, फिर वो भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे। तो फिर जब जाके इसके बाद जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखा, लाखों दुनिया ने मुझे देखा, इसके बाद मेरी फॉरेन टूर लगती थी। जब मुझे बड़े पहला शो शायद डांस इंडिया डांस था। सबसे पहला मैंने शो किया था बूगी वूगी। बूगी वूगी में काफी आया था ये बूगी वूगी में सबसे पहले वो किया था। तो उस टाइम पे जावेद जी ने मैंने बहुत अप्रिशिएट, लेकिन उस टाइम पे वो शो इतना ज़्यादा डांसर्स के लिए इतना प्लेटफॉर्म वाला नहीं था। लेकिन अगर डांसर की दुनिया बदली है तो डांस ने मिथुन दा ने एक डांसर के एक नया जीवन दिया है। जो खत्म हुए कोरियोग्राफर उन्होंने दोबारा जिंदा किया। मिथुन आपकी आइडल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिथुन दा मेरा बहुत बड़ा आइडियल है, क्योंकि हमारे इंडिया में वेस्टर्न डांस लाने वाले ही मिथुन दा थे पहले। वेस्टर्न कल्चर डांस, वेस्टर्न डांस लाने वाले वही पहले बंदे थे। तो इसी तरह से मेरे मॉम डैड पहले इसी तरह सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो एक चिंता रहती थी कि हमारा लड़का इतनी रात को जाता है, घर पे आता है, इतना मेहनत करता है और उनका पैसा हम खा के कहाँ जाएंगे। तो लेकिन आज उनको प्राउड फील होता है कि आज उनको ऐसा है कि अगर हम भी नहीं रहे। देशों में आप जाके डांस कर चुके हैं, अभी परफॉर्मेंस कर चुके हैं? बिल्कुल, मैंने विदेशों में बहुत सी, मैंने यूएसए गया, मैं यूएसए 6-7 बार गया और वहाँ से मैं जीआई से जो ऑस्कर अवार्ड जीत के आया वो भारत के लिए जीत के आया था। फिर मैं लंदन में 7-8 बार गया, दुबई गया, मॉरिशस गया, त्रिनिदाद टोबैगो गया, ऐसी बहुत सारी कंट्री, रसिया गया। मैं रसिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था, वहाँ से भी मैं जीत के आया था। फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथ से मेरे को अवार्ड्स मिले थे। तो ये सब देख के मॉम डैड को प्राउड फील। आज उनको ऐसे अगर हम भी नहीं रहे ना तो अपना लड़का आराम से ज़िंदगी जी सकता है अच्छे से। तो आज उनको प्राउड, जब लोग मिलते थे उनको उस टाइम पे
तो बहुत प्राउड फील होता था। आज के दिन में आप विलिंग के बात कर रहे हैं, आप जो विल पावर की बात कर रहे हैं, आप संघर्ष की बात कर रहे हैं, और हमेशा आप बोलते रहते हैं कि जो देन भगवान की है वो अच्छा है, आप उन्हीं में ही अपनी खूबी निकाली। ये एक अलग मतलब एक डिफरेंट बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं सोचते आजकल की दुनिया में। और उड़ीसा में भी ये चलता रहता है, छोटे छोटे बच्चों ने कभी कमियां खामियां देखकर वो क्या करते हैं कि सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सर देखो, एक तो उनका एक फैमिली एटमोसफेयर ऐसा रहता है, दूसरी बात कि उनका जो ऑलमोस्ट नेगेटिविटी वाले के लोग, क्योंकि आप एक ही अगर आप भी एक एग्जांपल है कि अगर आप जितने आपके आजू बाजू वाले जितने आपके साथ उनका प्रॉब्लम किसका प्रॉब्लम शेयर करते, तो आप भी धीरे धीरे नेगेटिविटी वाले हो जाओगे। वही नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो, जो एफर्मेशन जो बोलते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसे लाइफ आपकी बनती जाएगी। अगर आपका एक माहौल अच्छा है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे तो आपको आगे बढ़ने की मौका मिलता है वहाँ पे। लेकिन मैं ही अगर आपके साथ नेगेटिव बातें करता तो आपका माइंड भी वही हो जाएगा। तो एक वो होता है एक पेरेंट्स का सपोर्ट, एक पेरेंट्स इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पेरेंट्स 80% पेरेंट्स का रोल होता है। जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं पेरेंट्स हूँ, आज मेरी भी एक बच्ची है, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स का एक बच्चे के सक्सेस के उनके करियर कितना वो होता है। बाकी एक वो चीज़ है, आज के बच्चों को जल्दी सक्सेस चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने स्ट्रगल किस तरह से किया है। मैं किस तरह से ट्रकों में बैठ के 100 रुपये की वजह से शो करने जाता है, ट्रकों के पीछे में टंग के मैं जाता था, और इतना स्ट्रगल के बाद मैं इतना टैलेंट होने के बावजूद मैं स्ट्रगल करता था। मैंने इजी सक्सेस मैंने कभी नहीं चाहा। तो सक्सेस ऐसे सक्सेस के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है कि मैंने आज ये डांस किया तो मुझे तुरंत उसका रिवॉर्ड मिला, ऐसा नहीं होता। कोई भी काम हो, इसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है। अगर चूज करना है आप किस रास्ते में जाएंगे, किस संग में आप रहेंगे, किस किस के साथ में मतलब रहेंगे, किस किस को आप अपना आइडल बनाओगे, ये चूज करना है, ये खुद वो हमारे पे डिपेंड है। और सर एक चीज़ मैं मानता हूँ कि सबके रोल मॉडल होते हैं। आपके रोल मॉडल कोई है, मेरे रोल मॉडल है, भैया के रोल मॉडल है, ज्ञानों के रोल मॉडल है, कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। लेकिन मैं दुनिया में सबसे बड़ा रोल मॉडल इंसान उनको मानता हूँ कि जो आपको बोले कि सर आपसे आज इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, कि सर आपसे डांस नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर सकते, तो ये इंसान मेरे लिए सबसे बड़ा लाइफ का रोल मॉडल है, क्योंकि मुझे उनको चैलेंज करके दिखाना है। क्योंकि जो इंसान की लाइफ में चैलेंज होती है वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मैं उनको जिस दिन मैं डांस सीखने की कोशिश रहा, जिस दिन मेरे फ्रेंड्स जब मैं ऑडिशन दे रहा था, हर कोई जो हमारे जैसे लोग वो सोचते हैं कि भाई उनको रोल मॉडल हम बनाएंगे जो हमें भाई उनके साथ घिसट के होगा, मतलब हमारे अंदर की जो मतलब जो एफिशिएंसी है उसे ढूंढेगा और हमें एनकरेज करेगा। आप डिफरेंट सोचते हैं कि मेरा अलग थॉट्स है सर। मेरे हर एक बार में थॉट्स अलग होता है, क्योंकि मैं इसीलिए थॉट्स अलग होता है मेरा कि मैंने अपने प्रॉब्लम कभी मेरे पे हावी नहीं होने दी। अगर मेरे प्रॉब्लम, मेरी डिसेबिलिटी अगर मेरे पे हावी हो जाती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। चैलेंज करना है, चैलेंज। मैंने एक चीज़ है ना, मैंने बहुत अच्छी लिखी है सर। देखो, हम जब जन्म लेते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, जब सूरज के किरण निकलते हैं ना, तो जिंदगी हमारे हर कदम पे हमें चैलेंज करती है। हर कदम पे जिंदगी तो चैलेंज, जिनका काम है चैलेंज करना। लेकिन हम जीवन में ऐसा क्या करें कि जिंदगी को एक दिन भी हम चैलेंज करें, एक दिन हमें जिंदगी को चैलेंज करें। मैंने लिखा था कि हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूं मैं। हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूं मैं। अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने की। अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने की। तो हमें जीवन में एक ऐसा दिन लाना है कि जिंदगी हरदम हम खेलते, लेकिन हम एक ऐसा दिन तो लाए कि हम भी जिंदगी को दिखाए कि तू आ जा, तू हमको कितने हमारे साथ। हम थोड़ा पर्सनल में जो बात कर रहे थे रुक गए थे, अभी थोड़ा बोल दीजिएगा कि कैसा रहा आपकी जो सफ़र, जिंदगी का सफ़र, जीवन का सफ़र, आपकी जो फैमिली का सफ़र, ये कैसा रहा है? सर देखो, मेरी ज़िंदगी का सफ़र तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को प्राउड फील करूँगा। आई एम अ डिसेबल बट आई एम एन डिफरेंट पीपल। मैं डिसेबल को मैं माहौर पे अपने ये लोगों ने डिसेबल नाम का वर्ड ही हमारे पे फालतू का ठोक दिया है कि विकलांग विकलांग विकलांग। ऐसा कोई विकलांग नहीं होता है, जो यहाँ से मजबूत नहीं होता ना वो इंसान विकलांग। आपके साथ जो है मतलब आपकी जो धर्म पत्नी, उनको आप कैसे देखते हैं? वो आपके साथ जो जोड़ी कैसा रहा? देखो, मैं आपको उनका ही एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि
हमारा लव मैरिज था। हम कहीं एक इवेंट में मिले थे, वो एज ए इवेंट की कोऑर्डिनेटर थी। उस टाइम पे हम दोनों वो तो पूरा सक्षम है। हाँ, वो एकदम मेरी वाइफ एकदम नॉर्मल, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम पहली बार मिले, फिर हमारी बातचीत चलती रही, एक दूसरे हम लोग बात करते रहे, हाय हेलो वगैरह, धीरे धीरे और मैंने फिर एक दो बार हम मिले। फिर जब मैं ऐसे ही जब ऐसे ग्रीन रूम में बैठा था और मेकअप कर रहा था, मैं ग्रीन रूम में बैठा था, जब मैं मेकअप वगैरह सब कर रहा था, तो वो लड़की मेरे बाजू में बैठी थी, वहाँ पे 3-4 लोग बैठे थे। तो लेकिन सर आपकी शादी हो गई? मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसा हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। ताकि नहीं आपकी लाइफ में सर भगवान ने भी कोई ना कोई लड़की तो बनाई होगी, ऐसे उनको बनाई होगी तो ठीक है, ऊपर वाला भेज देगा कहीं ना कहीं से। ऐसे नॉर्मली हंसते हंसते हमने बात किया था ऐसे, और उस टाइम पे कोई अट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद 1-2 दफ़ा अभी फ़ोन पे बात हुई, ऐसे नॉर्मली हाय हेलो वगैरह। धीरे धीरे अंदर से एक दूसरे के धीरे धीरे फीलिंग्स आने। फिर मैंने ही सामने से प्रपोज किया था। मैंने बहुत बार सोचा कि शायद हाँ लव मैरिज, शायद अगर मैं प्रपोज करूँ तो उनके दिमाग में मेरे बारे में कोई गलत थॉट्स होगा, ताकि सर मैं भी आपको बहुत लाइक करती थी, लाइक करती हूँ, बट कहीं ना कहीं एक फैमिली वो प्रॉब्लम शायद हो सकता है। मगर आप देखो मेरी तरफ से ओपन है, मेरे फैमिली वाले तो ऐसे क्या, ऐसी लड़की आती है घर पे तो कोई मना तो करने वाला है नहीं, बट मेन प्रॉब्लम तुम्हारे, अगर तुम्हारे फैमिली वाले अगर मानेंगे तो हम कहीं आगे डिसीजन लेंगे। तो उन्होंने 2-3 महीने हमारे ऐसे निकल गए और हमारी शादी करीबन 6 महीने, हमारा लव करीबन 7-8 महीने तक का था। फिर उनके फैमिली वाले उन्होंने सडनली बात की ऐसा कि भाई, और उनके फैमिली वाले ने मुझे टीवी पे भी देखा था, और फिर उन्होंने उनकी मम्मी उनके पापा को ये सजेशन दी कि भाई मैं उनसे कमलेश जी से मैं शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना बोल दिया कि भाई तुम ऐसे इंसान जो ऐसे पहले से ऐसे अपाइज है, तो ऐसे लड़के को कैसे, तू कहाँ और ये कहाँ, ऐसे पैसा तो आज है कल नहीं है, फेम आज है तो कहीं नहीं कल नहीं है, सबका फेम टाइम तो एक सरका रहता है, होता नहीं है। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी बात बोली कि चलो आप बोल रहे हो कि मैं कोई अच्छे लड़के से, सक्षम लड़के से मेरी शादी होगा, हैंडसम गुड लुकिंग हो। खुदा ना खास्ता शादी होने के बाद 1 वीक या 1 महीने के बाद उनका कहीं एक्सीडेंट होगा, पैर कट गया, कहीं ना कहीं अपाइज हो गया, तो आप मुझे ऐसा बोलोगे कि भाई तू इनसे डिवोर्स ले ले, तू अलग हो जा, तू वापस घर पे आ जा? आप हिम्मत कर पाओगे ऐसा बोलने की? आप ऐसा बोलोगे नहीं अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इनकी सेवा करो। लेकिन जो इंसान पहले से, जो मुझे इसी सिचुएशन में पता है, जो मुझे पसंद है, तो मैं इसी इंसान को क्यों ना पसंद करूँ? बाइकों का सोच बिल्कुल मिलता है भाई, आपकी जो सोच है उनका सोच ऐसा रहा, इसीलिए जोड़ी जमता गया। बिल्कुल, मैं तो मुझे वो चीज़ के लेकर बहुत प्राउड फील होता है कि आज की जनरेशन में ऐसी सोचने वाली भी लड़कियां होती। तो ये लड़कियों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप लड़के के गुड लुकिंग पे इन पे मत जाओ, क्योंकि आपको उनके साथ फ्यूचर निकालना है। जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है, जो आपकी फीलिंग्स को समझता है, आप ऐसे लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप को आप आगे करें कि जो आपकी लाइफ में भी आपको सपोर्ट कर पाए। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और ये भी यूथ के लिए भी बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन बन सकती है। तो इसके बाद उन्होंने मॉम डैड वो राजी हो गए। इसके बाद हमारी शादी हुई। आज मेरे 13 साल की एक बच्ची अच्छी सी, 13 ईयर्स की हमारी 15 ईयर्स का हमारा शादी हुआ, 13 साल की एक बच्ची है। तो हम हैप्पी मैरिड लाइफ है। आप कहेंगे कि जिंदगी हमेशा जिंदाबाद, और क्या कहेंगे लोगों के लिए? 2 पद बोल दीजिए कि क्या इंस्पिरेशन होना चाहिए, जैसे कि आप बोला कि विल पावर होना चाहिए, कैसे एक लोग अपने आप को अपने अंदर से मजबूत कर सकता है? मजबूत एक ही चीज़, एक शेर है कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल जाते हैं, वो इतिहास बदल जाते हैं। अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस को अपने आप में बिल्डअप करना पड़ता है। और किसी भी एक फील्ड में लिए आज के यूथ को क्या होता है ना सर, मुझे पता है कि आज के फील्ड का थॉट्स क्या होता है। अगर आप 1 साल इसी फील्ड में मेहनत किया, सक्सेस नहीं मिला, दूसरा फील्ड पकड़ो, इसमें सक्सेस नहीं मिला, तीसरा, तो आपको सक्सेस कभी मिल नहीं पाएगी। क्योंकि एक ही फील्ड में अगर आप सपोज अगर आप इसी फील्ड में हैं, इसी फील्ड में, तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। हरिवंश राय बच्चन जी की कहा ये पोएम है कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम,
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का यूं मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज मैं डांस करता था, मेरे हाथों में पैरों में बहुत शोल्डर में बहुत चोट आती थी, लेकिन अगर वो देख के अगर मैं फील्ड चेंज कर देता, चलो यार नहीं करना है, अच्छी पढ़ाई कर लो, छोटी मोटी जॉब कर लो, मैं निकल जाता। अगर शायद मैं वो कर लेता, अगर इसमें मैं कंटिन्यूटी अपनी लाइफ में चेंजेस, अपने डांस में फॉर्म में सुधार, क्योंकि मैं कहाँ डाउन जा रहा हूँ उसमें मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट का, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच। तो सभी यूथ के लिए यही है, आप एक ही फील्ड में लगातार मेहनत करो, क्योंकि भगवान सबको एक दिन देता है, आपकी सक्सेस का एक दिन देता है। वो दिन को अगर आप पहचान जाओगे तो लाइफ में जरूर सक्सेस बन पाओगे। तो हमारी इतनी खूबसूरत चैनल, इतने खूबसूरत यहाँ के हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके माध्यम से जय जगन्नाथ आप सभी को, और जगन्नाथ भगवान आप सभी के जीवन हमेशा प्यार और खुशियाँ दे, और आपको अपने लाइफ में आने वाले हर एक प्रॉब्लम मुसीबत को डट के सामना करने की आपको जगन्नाथ भगवान शक्ति दे, यही मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ। निश्चित ये कहानी संघर्षरू सफलता पर्यंत एवं दृढ़ इच्छा शक्तिर कठिन अध्यवसायर, जमती कमलेश पटेल कहते जे झाड़े जे गाधे से ही आगू बढ़ी एवं संघर्ष जेते जेते अधिक संघर्ष होती सफलतार सूर्य सेते चमकी। निश्चित भाव में कमलेश पटेल ये कथा सबू युवपीढ़ी सांप्रतिक दिन मानक आदर्श होइछि एवं निश्चित भाव में समस्ते एथिरु अनुप्राणित होइछन्ति। एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही, द्विधा नाही। तेणु समय शेष होइछि एवं जेहेतु अनेक समय धरि आमे कथा होइछे, एइठी रखिबा कार्यक्रम को एवं आपण समस्त को जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में यही भाव में उत्साहित होतांतु, अनुप्रेरित होतांतु एवं निजर आदर्श को नहीं, लक्ष्य को नहीं, सफलता को नहीं आगो को बढ़ंतु। जदि कौन से भी असुविधा होछि तेबे निश्चित भाव में निज भितर थिबा जो एफिशिएंसी रही ताकू खोजिकी बाहर करिवार पण नियंतु। पुरीरू भिडियो जर्नलिस्ट गणेश सह प्रियदर्शन महांती, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।